हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. आज का टॉपिक इवोल्यूशन है, ठीक है। टॉपिक का नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। मतलब इस पूरे सेक्शन को ना एनसीईआरटी दो सेक्शंस में, मतलब अपनी टेक्स्ट बुक दो सेक्शंस में डिवाइड करती है। पहले सेक्शन वो आपको पता है, ये पूरा चैप्टर तो बहुत ही थरली पढ़ाया है मैंने। बट फिर भी आपको एक ओवरव्यू यहाँ से ले लेना है, रिवीजन और क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं वो देखना है। तो इस सेक्शन में दो चीजें डिस्कस करते हैं। पहला, हाउ फर्स्ट लाइफ केम, हाउ फर्स्ट लाइफ केम। और दूसरा, हाउ लाइफ evolved into complex diversity, राइट। तो हाँ, ओरिजिन से हमें ये समझ में आता है कि पहली लाइफ कैसे आई है भाई, ओरिजिनेट कैसे हुआ है। और वो जो पहली लाइफ आई होगी वो ऑब्वियसली कैसी होगी, बहुत सिंपल सी होगी। तो वो सिंपल सी लाइफ कैसे कॉम्प्लेक्स इवॉल्व हुई है वो भी आपको याद रखना है। इसके अंदर सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसके अंदर कुछ थियरीज पढ़नी है। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, सिर्फ नाम याद रखो, अंदर का कंटेंट तो आपको पता ही है। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन इज द ओल्डेस्ट थियरी. It was based on religious belief, and it stated that all living organisms are created by supernatural power. तो थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में क्या क्वेश्चन आएगा? थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में अगर क्वेश्चन आया तो आप क्या क्या लिखेंगे कि इट इज द ओल्डेस्ट थियरी एंड इज बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ विदाउट एनी साइंटिफिक प्रूफ, राइट. It states that all living organisms are created by supernatural power. Second theory is what? Cosmozoic theory or theory of panspermia. सेकेंड थियरी इज थियरी ऑफ कॉस्मोजोइक थियरी और थियरी ऑफ पैंसपर्मिया. ये क्या बोलता है? लाइफ डिड नॉट अराइज ऑन द प्लैनेट अर्थ, मतलब अर्थ पे लाइफ नहीं आई है. इट मे हैव डिसेंडेड टू अर्थ फ्रॉम अदर प्लैनेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स और microorganisms called cosmozoa or panspermia. Recently, NASA has reported fossils of bacteria-like organisms on a piece of Martian rock recovered from Antarctica. थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये सब थियरीज के ही डेटा आपको याद रखना है, बाकी कुछ इतना स्ट्रेस लेना नहीं है इसमें. थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ए बायोजेनेसिस थियरी है. दिस थियरी वाज डिस्प्रूव्ड बाय लुइस पास्टर. और ये थियरी को कौन सपोर्ट करता है? एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स. ए बायोजेनेसिस, राइट. थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस क्या कहता है कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग मटेरियल से स्पॉन्टेनियसली आया है. लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल स्पॉन्टेनियसली. थियरी ऑफ बायोजेनेसिस आपको एक एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, रेडिस एक्सपेरिमेंट पढ़ना है और फ्रांसिस लुइस पास्टर का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है. दोनों मैंने अपने इसमें पढ़ाया है, राइट. कि रेडिस एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था, उन्होंने एक फ्लास्क लिया था, एक क्लोज फ्लास्क लिया, सॉरी ओपन फ्लास्क लिया था पूरा. दूसरा पोरस मेम्ब्रेन से लिया था, और तीसरा क्या लिया था? मैगॉट से लिया था. सॉरी, तीसरा जो है क्लोज फ्लास्क लिया था. तीन फ्लास्क लिए थे: ओपन फ्लास्क, पोरस मेम्ब्रेन से क्लोज फ्लास्क एंड टाइटली सील्ड फ्लास्क. तीनों फ्लास्क में इन्होंने एक मीट मीट डाला था और बोला मीट इज नॉन लिविंग मैटर, तो नॉन लिविंग मैटर से लाइफ आना चाहिए. तो तीनों में तो नॉन लिविंग मैटर प्रेजेंट है, तो तीनों में लाइफ आना चाहिए. बट उन्होंने नोटिस किया कि लाइफ अपीयर्ड ओनली इन व्हाट? टू बीकर्स.
फिर जो लुईस पास्टर थे उन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया, ये स्वान नेक एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने स्वान नेक लिया, एक फ्लास्क को पूरा स्वान नेक रखा, दूसरा कर्व नेक रिमूव कर दिया, तो देखा जो कर्व नेक रिमूव था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हुए, और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हुए क्योंकि वो वहां पे जा ही नहीं पा रहे थे। बात करें बायोजेनेसिस की, तो लुईस पास्टियर ने ही दिया है। लुईस पास्टियर गिव थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। व्हाट डज दिस थियरी ऑफ बायोजेनेसिस स्टेट्स? This theory of biogenesis states that life, however, could not explain living organisms are always produced from pre-existing living organisms by process called reproduction. बट इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पहला लाइफ कैसे है वो पता नहीं चलेगा ना। नेक्स्ट इज केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, सेल्फ असेंबली थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। Chemical evolution of life. Life originated on Earth by combination of several chemicals. एक सेकेंड ना, मैं कॉल कर। तो नेक्स्ट थियरी इज व्हाट केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ये तो इतना बड़ा अपने टेक्स्ट बुक में दे रखा है, इतना कुछ काम का है नहीं। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या याद रखना। केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ क्या कहता है कि लाइफ जो है ना, लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ सेवरल केमिकल्स थ्रू कांस्टेंट केमिकल रिएक्शंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब तो केमिकल रिएक्शंस, कांस्टेंट केमिकल रिएक्शंस जो है, इसका मतलब क्या कि केमिकल्स का भी इवोल्यूशन हुआ है, और उन्हीं केमिकल इवोल्यूशन से ही पहली लाइफ आई है। तो लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर के केमिकल इवोल्यूशन से, दैट वाज प्रेसीडेड बाय व्हाट, केमिकल इवोल्यूशन, राइट। दिस थियरी वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय हैकेल। इस थियरी को हैकेल ने फॉर्मुलेट किया था, बट लेटर डेवलप्ड बाय द रशियन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ओपेरिन एंड ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट जेबीएस हेल्डेन। ये तो लोगों ने एग्री किया था। आप क्या करना है इसमें कि मैंने जो अपने नोट एनसीईआरटी में लिखवाया है ना, इसका पूरा आंसर ना
इसका पूरा आंसर एनसीईआरटी से आप प्रिपेयर कर लीजिए। मतलब मैंने जो नोट्स लिखवाया है ना अपने नीट के लिए, उससे नोट्स से इसका आंसर प्रिपेयर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आया भी तो 2 मार्क का आएगा। वैसे आएगा तो नहीं, बट 2 या 3 मार्क का आएगा, उसके लिए आप इतना सारा थोड़ा ना लिखते बैठेंगे। फिलहाल के लिए अगर किसी बच्चे को सिर्फ हेडिंग हेडिंग भी याद रह जाता है कि स्टेप्स क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, व्हाट आर द स्टेप्स इन केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, तो पहला है ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। दूसरा है फिर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया वाटर एंड मीथेन, इसी को आप लिख लेना कि ये इनऑर्गेनिक मैटर बन गया, इनऑर्गेनिक बन गया। फिर तीसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। फिर बना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर बन गया न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए बन गया। और फिर बन गया प्रोटोबायोन्स। प्रोटोबायोन्स आर द फर्स्ट फॉर्म, इट वाज जस्ट एन एग्रीगेट ऑफ लाइफ। अब देखो, तो प्रोटोबायोन्स आर व्हाट, प्रोटोबायोन्स आर एग्रीगेशंस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और पेरिन ने इन प्रोटोबायोन्स को कोएसरवेट्स कहा था, और सिडनी फैक्ट फॉक्स ने इसको माइक्रोस्फीयर्स कहा था, ये मैंने लिखवाया है। बाकी ये सब आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ से, ये पूरा आपको बोर्ड्स के लिए इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल, पहला सेल कैसे बना। तो इसके अंदर देख लेना, आरएनए और डीएनए जैसे ही डेवलप हुआ विद इन प्रोटोसेल्स, प्रोटोबायोन्ट्स के अंदर जैसे ही आरएनए और डीएनए डेवलप हुआ, तो वो बैक्टीरिया की तरह दिखे, दे लुक्ड लाइक बैक्टीरिया और वायरसेस। दे रेगुलेटेड वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इनमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट किया। फर्स्ट सेल वाज एनारोबिक हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑप्टेन्ड एनर्जी बाय कीमो हेटेरोट्रॉफिक प्रोसेस, ये आपको याद रखना है। मैंने सब लिखाया, नोट से प्रिपेयर करोगे तो एकदम डिटेल में आंसर मिल जाएगा। यह है यूरिया एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट। यूरिया एंड मिलर ने क्या प्रूफ किया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था फॉर केमिकल थियरी, राइट। गिव फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन थियरी ऑफ व्हाट, ओपेरिन। इन्होंने एक ग्लास अपैरेटस, जिसको स्पार्क डिस्चार्ज अपैरेटस कहते हैं, वो डेवलप किया था। और फिर डायरेक्टली अपैरेटस देख लेना है, एग्जाम में आया तो डायरेक्टली अपैरेटस बना देना है। तो आप ये अपैरेटस बनाना, जिसके अंदर आपने ये ग्लास डिस्चार्ज फ्लास्क बनाना है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं, कार्बन स्पार्क करना है, और इसके अंदर गैसेस डालने हैं, माँ। क्या लिखोगे, माँ, MAH, राइट। M फॉर मीथेन, A फॉर अमोनिया, H फॉर वाटर या फिर हाइड्रोजन, ठीक है। वाटर या फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हो आप। उसके बाद इसको एक आउटलेट से कनेक्ट करना है। आपको पता है कि पहला पहला अर्थ कैसे बना, अर्थ बना है कैसे, मतलब पहले तो यूनिवर्स बना है बिग बैंग थियरी से, जिसकी वजह से बहुत सारा हीट रिलीज हुआ है। फिर ये सारे हीट को हीट जो है वो मासेस में कन्वर्ट हुए हैं, आग के गोलों में कन्वर्ट हुए हैं। अब ये जो आग के गोले हैं, ये आग के गोले ही ठंडे हुए तो अर्थ बना था। तो कह रहे हैं इनिशियली जो कंडीशन था अर्थ पे, वो हाई लाइटनिंग था, 7500 वोल्ट की लाइटनिंग थी, ये लिख देना। फिर टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, और कुछ ही गैसेस प्रेजेंट थे। वाटर वेपर उस टाइम पे प्रेजेंट था, उस टाइम पे वाटर था ही नहीं, बताओ क्यों। क्योंकि 800 डिग्री सेल्सियस पे कभी भी किसी भी जगह पे वाटर पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने इस फ्लास्क को अर्थ एज्यूम किया है, एटमॉस्फेयर एज्यूम किया है। ग्लास फ्लास्क को एटमॉस्फेयर एज्यूम करके यहाँ पे उन्होंने गैस वाटर वेपर सप्लाई किया है। ये वाटर वेपर कैसे सप्लाई किया है, तो वाटर को बॉईल करके सप्लाई किया है। उसके बाद जैसे ये गैसेस हैं, ये गैसेस के अंदर अलग अलग रिएक्शंस हुए होंगे ड्यू टू हाई टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस और वॉल्केनिक सॉरी लाइटनिंग 7500 वोल्ट की वजह से। इसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शंस होंगे और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने होंगे। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पहले गैसेस रहे होंगे, इसीलिए यहाँ पे ठंडा पानी डाला गया, ठंडा पानी, क्योंकि बाद में अर्थ ठंडा भी हुआ था। इसको बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर से ठंडा पानी आया और बाहर ये पानी चला गया, तो ये पानी ने क्या किया होगा, एस ट्यूब के अंदर प्रेजेंट जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया होगा, यहाँ चीजें ठंडी कर दी होंगी। जब यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ठंडा हुआ होगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड के फॉर्म में नीचे आया होगा, और वो यूट्यूब में कनेक्ट कलेक्ट हुआ होगा। तो उस यूट्यूब में से वो निकाल कर उन्होंने चेक किया, तो उसके अंदर उन्हें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे, ये उन्होंने उनको जो मिले वो है अमीनो एसिड्स लाइक एस्पार्टिक एसिड, अमीनो एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। फिर एक टॉपिक है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, यहाँ से आपको एक
यहाँ से आपको इतना क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आप इतना याद रखना कि पहले जो था ना, आरएनए ही था। The discovery provided important support for RNA world hypothesis really being. Now this hypothesis suggests that RNA world hypothesis क्वेश्चन आया तो आप लिख देना कि ये hypothesis क्या कहता है। Early life must have been based exclusively on nucleic acid, most probably आरएनए पे ही डिपेंड। आरएनए वर्ल्ड का मतलब कि जो पहला लाइफ है ना, वो हमेशा न्यूक्लिक एसिड पे डिपेंड किया होगा सारे काम के लिए। मतलब प्रोटीन बनाना है या फिर कुछ भी बनाना है तो उसके लिए आरएनए ने ही काम किया होगा, क्योंकि मैंने आपको मॉलिक्यूलर में पढ़ाया था कि आरएनए हैज ड्यूअल, आरएनए हैज catalytic function as well as genetic function. Fact is that RNA is found abundantly in all living cells. It is structurally related to DNA, and chains of RNA can evolve or undergo mutations, जिसकी वजह से वो डीएनए बनकर उसने लाइफ को सपोर्ट किया होता। अब है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या पढ़ना है, देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा। अब ओरिजिन वाला टॉपिक खत्म, इवोल्यूशन आता है, राइट। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो है वो लाइफ इवॉल्व हुई है, राइट। इसके अंदर हम ना, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज बेसिकली डार्विन्स थ्योरी, राइट।
ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है वो इवोल्यूशन की डार्विन थियरी को एक्सप्लेन करता है, मैंने प्रॉपरली लिखा है आपको। तो डार्विन थियरी क्या कहता है? दिस इज, अरे यार ये पेंसिल चल क्यों नहीं रहा है? डार्विन्स थियरी। तो डार्विन्स थियरी क्या कहता है कि जो इवोल्यूशन है ना वो स्लो है। Evolution is slow, gradual, continuous, and irreversible changes through which the present day complexes of life have been evolved. तो ऑर्गेनिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन आया अगर, तो आप ये पॉइंट लिख देना पहला एक क्वेश्चन, मतलब आपको आधा मार्क मिल जाएगा। कि स्लो, ग्रेजुअल, कंटिन्यूस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस हैं जिसकी वजह से आज के प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्सेस इवॉल्व हुए हैं। डार्विनिज्म थियरी को एक्सप्लेन करना है आपको, इसका आंसर आप प्रिपेयर करना डाइजेस्ट से। प्रिपेयर आंसर डार्विनिज्म का। ठीक है, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डार्विन थ्योरी में क्या लिखना है कि ये सब नहीं लिखने की जरूरत है, आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं। तो पॉइंट्स ऑफ डार्विन थ्योरी, द कैरेक्टरिस्टिक्स। डार्विन डार्विनिज्म इज बेस्ड ऑन 5 मेन पोस्टुलेट्स। ये पॉइंट लिखना है आपको, राइट। डार्विनिज्म इज बेस्ड ऑन 5 मेन पोस्टुलेट्स। कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं? तो ओवर प्रोडक्शन है, दैट इज प्रोडिगेलिटी ऑफ नेचर। ओवर प्रोडक्शन मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोला गया है कि ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करें। इसका कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे सैल्मन फिश जो है वो 28 लाख एग्स बना सकती है एक सीजन में। इन अ स्पैन ऑफ 750 ईयर्स सिंगल पेयर ऑफ एलिफेंट्स वुड प्रोड्यूस 19। इतना मतलब डेटा एलिफेंट्स बना सकते हैं। फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सेकंड पॉइंट है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल मिलेगा। कभी भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अनलिमिटेड फूड अवेलेबल नहीं है। उनको एनवायरमेंटल कंडीशंस, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस या फिर स्पेस के लिए एस्केप करना पड़ता है अपने एनिमीज से। फिर है ऑर्गेनिक वेरिएशंस, फिर आते हैं वेरिएशंस। भाई अगर आप बताओ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसके वजह से उसका जो जगह है वो कैसा होगा, मतलब एनवायरनमेंट कैसा होगा, एडवर्स होगा, एनवायरमेंट कंडीशन एडवर्स होगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर कोई वेरिएशन लाएंगे, धीरे धीरे चेंजेस लाएंगे। ये चेंजेस कहाँ हो सकते हैं? ये चेंजेस हो सकते हैं मॉर्फोलॉजी में, फिजियोलॉजी में, न्यूट्रिशन में, बिहेवियरल पैटर्न्स में, एटसेट्रा। फिर नेचुरल सिलेक्शन होगा जिनके अंदर organic variations that serve as evidence for the same organisms have better adapted to survive under existing environmental conditions than the others. In the struggle for existence, organisms with favorable variations are what? Selected by the nature, while those with unfavorable conditions perish. According to Darwin, the principle by which used variations are preserved by nature is called what? Natural selection. इसी को natural selection कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन मतलब ही क्या? जो यूजफुल वेरिएशंस हैं आर प्रिजर्व्ड बाय नेचर। अच्छे वेरिएशंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आएंगे वो नेचर क्या करेगा? उन्हें प्रिजर्व करेगा। और हर्बर्ट स्पेंसर ने इसी को क्या बोला था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज आएगा। फेवरेबल कंडीशंस जो है वो ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सक्सेसिव जनरेशन बिकम बेटर अडेप्टेड टू एनवायरनमेंट। तो नया जनरेशन जो होते हैं वो बेटर अडेप्टेड होते हैं। ये एक, ये डीटीटी वाला नहीं याद करना, ये नहीं याद करना है आपको। ड्रॉबैक्स एंड ऑब्जेक्शंस टू डार्विनिज्म, ये पॉइंट सारे पढ़ लेना आप एक बार बोर्ड में। कि ही कंसीडर्ड माइन्यूट फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस एज प्रिंसिपल फैक्टर्स। उन्होंने बोला कि छोटे छोटे वेरिएशंस जो होते हैं वो इवोल्यूशन के लिए जरूरी हैं। जबकि बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता। ही ऑल्सो डिड नॉट डिस्टिंग्विश सोमैटिक एंड जर्माइनल वेरिएशंस। इन्होंने बोला कि भाई अगर सोमैटिक वेरिएशंस जो है, मतलब सेल में, स्किन सेल में अगर कोई वेरिएशन आ रहा है तो वो भी इनहेरिट हो सकता है इनके हिसाब से। जबकि ऐसा नहीं हो सकता, वेरिएशंस जो है वो जर्म सेल्स में आएंगे तो इनहेरिटेबल होंगे। फिर है, ही डिड नॉट एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन्होंने बोला कि नए फिटेस्ट आ कैसे रहे हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन, ये पॉइंट देख लो जरा। According to natural selection, new species are formed by gradual accumulation of useful variations. If it is so, then there should be immediate forms, but in most cases, intermediate forms were not recognized. Recognized नहीं होते। म्यूटेशन थियरी भी मैंने लिखा है, इसका भी आंसर आप मेरे नोट से ही प्रिपेयर करो। मतलब अगर क्वेश्चन आया ना तो आपको टेक्स्ट बुक का चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मेरा नोट्स का आंसर लिखो। 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा और आपको ये पूरा
इतना ब्रह्मांड याद रखने की जरूरत नहीं, आपकी टेक्स्ट बुक में कंटेंट बहुत ज्यादा बकवास दिया हुआ है, एक्सटेंड कर करके लिखा हुआ है। तो प्रिपेयर इट फ्रॉम नोट्स। म्यूटेशन थियरी, राइट, यूगो डिवरेस की थियरी है, इनोथीरा लमार्कियाना नाम के प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था बहुत कुछ, राइट। ये सब आप देख लेना एक बार। फिर है ऑब्जेक्शंस टू म्यूटेशन थियरी। एक सेकेंड ना। Objections to mutation theory: the large and discontinuous variations observed by Hugo de Vries were actually due to chromosomal aberrations। कहना है जो लार्ज वेरिएशंस बता रहे थे वो किसकी वजह से था? क्रोमोसोमल एबरेशंस की वजह से था। रेट ऑफ म्यूटेशन इज वेरी स्लो एज कम्पेयर टू द रिक्वायरमेंट फॉर इवोल्यूशन। कह रहे हैं इवोल्यूशन जितना जरूरी है उतना, जितना मतलब इवोल्यूशन की जरूरत होती है उतना ज्यादा ये इनका म्यूटेशन नहीं होता। क्रोमोसोमल एबरेशंस हैव लिटिल सिग्निफिकेंस इन इवोल्यूशन एज दे आर क्वाइट अनस्टेबल। क्रोमोसोमल एबरेशंस, एबरेशंस मतलब क्रोमोसोम के अंदर चेंज होना। फिर आता है मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन। मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन में बेसिकली आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं वो जरा पढ़ लो आप। तो आपको एक डेफिनेशन पढ़ लेना है मेंडेलियन पॉपुलेशन का। व्हाट इज मेंडेलियन पॉपुलेशन? द पॉपुलेशन अकरिंग इन स्मॉल ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। The population occurring in small group of what? Interbreeding population. Such interbreeding a small interbreeding group of population is known as what? Mendelian population। एक लिख लेना। बाकी जीन पूल का डेफिनेशन याद कर लेना। द टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन encoded in some total of genes of in a Mendelian population। The total genetic information encoded in some total of genes in Mendelian population is called gene pool। द माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इफेक्टिवली, नहीं ये मत पढ़ना आप। फिर आ जाना जेनेटिक वेरिएशन में। जेनेटिक वेरिएशन मतलब जीन में चेंज। देखो, मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहता है? मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन कहता है कि चेंज इन जीन पूल विल कॉज इवोल्यूशन, राइट। जीन पूल में चेंज आएगा ना तो इवोल्यूशन होगा। तो जीन पूल में चेंज किसकी किसकी वजह से आ सकता है, राइट। तो इट कुड बी ड्यू टू जीन म्यूटेशन, जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से जीन म्यूटेशन हो सकता है। जेनेटिक रिकम्बाइनेशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। उसके वजह से जेनेटिक रिकम्बाइनेशन हो सकता है। जीन फ्लो मैंने बताया था कि मल्टीपल माइग्रेशन मूवमेंट में भी इन द फॉर्म ऑफ माइग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और गैमेट्स और सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जीन फ्लो ऑल्सो अल्टर्स जीन फ्रीक्वेंसी कॉजिंग इवोल्यूशनरी चेंजेस। भाई जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगा और इवोल्यूशन में चेंज आएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको पता ही है कि ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स, फायर्स एटसेट्रा, कोई भी पॉपुलेशन एक जगह से दूसरे जगह ड्रिफ्ट हो जाए उसको क्या कहेंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट। फिर आएगा क्रोमोसोमल एबरेशन। Chromosomal aberration is the structural morphological change in the chromosome due to rearrangement is called chromosomal aberration। ये क्रोमोसोमल एबरेशन वाला पॉइंट ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इस पे, राइट। आप फिर आ जाएंगे नेचुरल सिलेक्शन में। नेचुरल सिलेक्शन का ये आपको बिस्टन बेटुलेरिया वाला इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कॉन्सेप्ट पूरा आना चाहिए। नेचुरल सिलेक्शन का एविडेंस जो है ना, इट इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। और इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में पूरा एक्सप्लेन करना है आपको कि दो टाइप के विंग्स थे। एक बिस्टन बेटुलेरिया था, और एक था बिस्टन कार्बोनेरिया। बिस्टन बेटुलेरिया जो था वो ग्रे और व्हाइट विंग्ड मॉथ था, और बिस्टन कार्बोनेरिया जो था वो ब्लैक विंग्ड मॉथ था।
अब क्या हुआ, बिफोर इवोल्यूशन, सॉरी, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द ईयर 1855, ग्रेट ब्रिटेन में 1855, 1850 से पहले 1850 से पहले ब्रिटेन में क्या हुआ कि हमारे पास एक मौत था। वो मौत के ना हमारे पास दो वैरायटीज थे। एक मतलब 1850 से पहले ग्रेट ब्रिटेन में दो मौत हुआ करते थे, कार्बोनेरिया और बिस्टन बेटुलेरिया। अभी बिस्टन बेटुलेरिया जो है व्हाइट विंग मौत थे, और बिस्टन कार्बोनेरिया जो है वो ब्लैक विंग मौत थे। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रीज नहीं थी, जिसकी वजह से वहां पे पॉपुलेशन भी नहीं, सॉरी, पोल्यूशन नहीं था। अब पोल्यूशन नहीं होने की वजह से वहां पे लाइकेन्स ग्रो होते थे ऑन द वुडी ट्रंक। अब वुडी ट्रंक पे लाइकेन ग्रो होने की वजह से वो जो वुडी ट्रंक होता था ना वो वाइट बन जाता था, मतलब वो अपियर्ड वाइट। अब उस वाइट पे वाइट विंग मॉथ जो है वो कैमोफ्लाज कर जाते थे, ब्लैक वाले पकड़े जाते थे तो उनको उनके प्रे खा जा सॉरी उनको उनके प्रेडेटर्स जो है वो प्रेडेशन कर देते थे और उनका नंबर कम हो जाता था। इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ज्यादा सिलेक्ट कौन हो रहे थे, नेचर किसको सिलेक्ट कर रहा था, बेट्यूल एरिया को। और जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वुडी शूट जो है वो खत्म हो गया, और फिर वुडी शूट खत्म हुआ और ट्री ट्रंक जो है वो चेंज हुआ, जिसकी वजह से वाइस वर्सा हो गया, मतलब वाइट विंड मॉथ कम हो गया क्योंकि उनका नंबर कम हो गया, क्योंकि वो ब्लैक शूट पे अपने आप को कैमोफ्लेज नहीं कर पा रहे थे। तो ये पूरा आंसर, ये वापस आप नोट्स से ही प्रिपेयर करें, इसको भी प्रिपेयर इट फॉर फ्रॉम नोट्स, क्योंकि 3-4 मार्क्स, सॉरी 2 या 3 मार्क के लिए अगर आया ये, तो मैंने नोट्स में जितना लिखवाया ना वो इतना इनफ है आपको याद करने के लिए। फिर आइसोलेशन जो है, नाउ विल टॉक अबाउट आइसोलेशन। तो आइसोलेशन एक मेथड है, कैसे है? तो इसमें आइसोलेशन मतलब क्या, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट कर देना है। आइसोलेशन इज द separation of population of a particular species into smaller units, prevents inbreeding between them. Some barriers which prevents gene flow or exchange of genes between isolated populations is called isolating mechanism. Number of isolating mechanisms are operated in nature, therefore divergence and speciation may occur. कह रहे हैं आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसकी वजह से स्पीशिएशन होता है, मतलब अलग अलग स्पीशीज बनते हैं। ये आइसोलेशन जोग्राफिकल आइसोलेशन हो सकता है रिवर, ओशन, माउंटेन, ग्लेशियर की वजह से। सेपरेटेड ग्रुप्स आर एक्सपोज, जो सेपरेटेड ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स से एक्सपोज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज व्हाट डार्विन फिंचेस, एडाप्टिव रेडिएशन एग्जाम्पल है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मैंने आपको बताया था, म्यूटेशन होगा। ये चीजें रिपीट हुई हैं तो यहाँ से भी आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जीन फ्लो देखो, ये सब पढ़ाया ना, ये सब वापस रिपीट हो रहा है तो कोई मतलब है नहीं। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। इसमें एक आपको वन लाइनर आ सकता है कि फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। व्हाट इज फाउंडर इफेक्ट? इट इज allelic frequency of new population become different, the original drifted population that is colonizing ancestors become founder, पायनियर होते हैं, मतलब वो टाइप के ऑर्गेनिज्म उस जगह पे नहीं मिल रहे थे, अब मिलेंगे तो वहां पे नए ही होंगे एकदम। नेचुरल सिलेक्शन के 3 मेथड्स आपको पढ़ने हैं, ये 3 आपको पूरे डेटा याद रखना है इनका। एक है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, दूसरा है डायरेक्शनल सिलेक्शन, और तीसरा है डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो क्या होगा देखो, स्टेबलाइजिंग अगर ये आया ना टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो बोल देना 3 है, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। ये अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आया ना, नेचुरल सिलेक्शन और ग्राफ बनाओ, 2 या 3 मार्क का, तो इसमें ना ग्राफ भी बनाया ना बस बहुत हो जाएगा। 2 या 3 मार्क का आया तो सिर्फ ग्राफ बनाया ना तो बहुत हो जाएगा। तो ये ग्राफ में बैलेंसिंग सिलेक्शन मतलब क्या, मोर इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन, मतलब किसी भी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल को मीन वैल्यू कैरेक्टर मिलेगा। आप बताओ, अगर मीन कैरेक्टर वैल्यू मिल रहा है तो ग्राफ कैसा होगा, पीक बिकम्स, ये देखो पहले ऐसा होना चाहिए था लेकिन अब कैसा होगा, ऐसा बड़ा सा पीक हो जाएगा, राइट? तो पीक बिकम्स नैरोअर एंड हाइयर, पीक जो है वो नैरो और हाई होगा, राइट?
इसके कुछ चीजें पढ़ लेना आप डिटेल में। डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होगा? डायरेक्शनल सिलेक्शन में एक डायरेक्शन में मूव करेगा। देखो लिखा है, नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स टू एलिमिनेट वन ऑफ द एक्सट्रीम्स। एक एक्सट्रीम को एलिमिनेट करेंगे, और एक ही एक्सट्रीम जो है या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव एक्सट्रीम, राइट, उसको सिलेक्ट करेंगे। एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलनिज्म, डीडीटी रेजिस्टेंट मस्कीटोस, राइट। तो इंडस्ट्रियल मेलनिज्म जो है वो, आप ना एक डीडीटी का ना जरा फुल फॉर्म पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट में बता रहा हूँ। नहीं तो फुल फॉर्म नहीं आएगा। हाँ बोलो। डायरेक्शनल में क्या होगा? एक मतलब एक्सट्रीम एक्सेप्ट होगा, और डिसरप्टिव में दोनों एक्सट्रीम। हियर मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्वायर व्हाट? Here, more number of individuals acquire peripheral character value at both the points of the disruption curve, distribution curve। तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ये तीनों ग्राफ आप ड्रॉ कर देना। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का इक्वेशन आपको याद रखना है, डेफिनेशन भी याद रखना है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? द लॉ स्टेट्स दैट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट बोथ द जीन allelic frequency and genotypic frequency remain constant from generation to generation. It occurs in the diploid sexually reproducing large free interbreeding population in which mating is random and no selection or other factors are present for changing the allelic frequency। ये इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन इज व्हाट? p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 और p प्लस क्यू इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एडेप्टिव रेडिएशन एक टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। मैंने ये पूरा नोट्स से आप रिवाइज करें, एडेप्टिव रेडिएशन वाला टॉपिक। इसका एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स, डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस। तो पहले आप डेफिनेशन लिख लेना। क्या है डेफिनेशन? Definition is what? The process of evolution which results in transformation of original species to many different varieties. The process of evolution which results in transformation of original species to many different varieties is called adaptive radiation। इसको adaptive radiation कहते हैं। Darwin's finches is one of the best example of adaptive radiation। Darwin's finches जो है वो best example है adaptive radiation का। राइट। तो डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन विच रिजल्ट्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल स्पीशीज टू मैनी डिफरेंट वैरायटीज इज कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन। एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस, जो बर्ड्स हैं गैलापागोस आइलैंड पे मिली हुई थी, और उनके बीक्स के साइजेस अलग हो गए थे फॉर डिफरेंट फीडिंग हैबिट। ठीक है, ये चीजें आप पूरा, ये पूरा एक पैराग्राफ ही आप रीड कर लेना, ताकि आपको आए तो ये लिख लेंगे आप। एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, तो ये सब तो पता ही है। फॉर ये सब मैंने ये पूरा नोट से प्रिपेयर करें, नोट्स, राइट। इसके अंदर आपको पैलियोंटोलॉजी का डेफिनेशन आ जाना चाहिए, फॉसिल का डेफिनेशन आना चाहिए, राइट। उसके बाद ये आर्कियोप्टेरिक्स जो है ऑर्गेनिज्म, ये इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट? मिसिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। क्योंकि ये दोनों के कैरेक्टर्स दिखाता है। तो रेप्टिलियन कैरेक्टर्स क्या है? व्हाट आर रेप्टिलियन कैरेक्टर्स डज आर्कियोप्टेरिक्स शोज? इसके पास लंबा टेल है, नाखून है, एंड स्केल्स है ऑन द बॉडी, जैसे कि रेप्टाइल्स की तरफ। रेप्टाइल्स हैव लॉन्ग टेल, क्लॉज एंड स्केल्स ऑन द बॉडी। दे हैव सिंगल हेडेड रिब। हमारे पास जैसे बाई हेडेड रिब है, दो हेड्स हैं। वी हैव टू हेड्स, राइट। तो इनका सिंगल हेडेड रिब है। और एब्डोमिनल रिब्स आर प्रेजेंट विच लुक लाइक रिब्स ऑफ क्रोकोडाइल, ये दिखता है। इनके जॉज में होमोडेंडोन टीथ है, क्रोकोडाइल की तरह। क्रोकोडाइल के दांत की तरह इनके दांत है। स्टर्नम है इनके पास। बोन्स आर सॉलिड।
hind limbs had four clawed wings. बर्ड्स वाले कैरेक्टर कौन कौन से? एवियन कैरेक्टर्स आर व्हाट? फेदरी एक्सोस्केलेटन, forelimbs are modified into wings, jaws are modified into beaks, skull bone is completely fused, large rounded cranium है इनके पास, cranium with large orbits and a single condyle. चार चार पॉइंट याद किया तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बर्ड्स को ना ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा जाता है. ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स का मतलब क्या? कि भाई जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल से ही तो इवॉल्व होके बने हैं और बढ़िया है. बर्ड्स आर मोर बेटर देन रेप्टाइल्स. इसीलिए ये कुछ कनेक्टिंग लिंक्स के आपको भरने हैं. ये आपको आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है. तो बालेनोग्लॉसस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. क्योंकि कनेक्टिंग लिंक क्या है? सॉरी, बालेनोग्लॉसस क्या है? हेमिकॉर्डेट. तो दिस इज कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. फिर एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच में मॉलस्का है. नहीं सॉरी, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच में जो है ना, उसका आंसर देखना. इसका डाइजेस्ट में आंसर चेक करो. लंग फिश का भी चेक करो. रेप्टाइल्स नीट में नहीं आएगा ये सब, बट बोर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, इसलिए आप लोग पढ़ लेना. फाइंड आंसर. राइट. उसके बाद आप आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी में. मॉर्फोलॉजी से ही बोर्ड में क्वेश्चन आता है फिक्स. तो यहाँ मॉर्फोलॉजी से आएगा जिसके अंदर होमोलोगस ऑर्गन आएगा. होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज विच आर स्ट्रक्चरली सिमिलर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. स्ट्रक्चरली सिमिलर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन में फिर एक डेफिनेशन लिख लिया, उसके बाद एग्जांपल लिख लेना आप. फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट सच एज लिजर्ड, बर्ड, बैट, होल, हॉर्स, व्हेल एंड मैन. और प्लांट के लिए लिख लेना बुगनविलिया, थॉर्न ऑफ बुगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा. राइट. वर्टिब्रेट, हार्ट एंड ब्रेन एग्जांपल लिख लेना. ये तीन एग्जांपल होमोलोगस के लिए हो गए. एनालॉगस ऑर्गन क्या है? एनालॉगस ऑर्गन्स आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं. दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, dissimilar but functionally similar. Example क्या क्या है? Wings of butterfly, insects, and of birds look superficially alike, but they are no anatomically similar structures, though they perform similar functions. This is the example. Second example is what? Eyes of octopus and of mammals, flippers of penguin and of dolphins, sweet potato, which is modification of root, and potato, which is modification of stem. Both are originated from different thing, but the function is what? Storage of food. Vestigial organ, you have to remember. Vestigial organs are imperfectly developed and non-functional degenerate structures which are functional in some related other animals or and in ancestors. Humans के पास कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं. एक दो नाम याद रखना. आपको तो ऑलरेडी याद है ना. जैसे कि हमारे पास निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन आंखों में जो फ्रॉग के पास होता है, वो हमारे पास नहीं होता है. हमारे पास विजडम टीथ का होना किसी काम का नहीं है. कॉकिक्स बोन, टेल बोन भी किसी काम का नहीं है. मॉलिक्यूलर एविडेंसेस में आपको ये सब नहीं पढ़ना है. जियोलॉजिकल टाइम स्केल तो मैंने जो नोट्स लिखवाया है वो नोट्स ही रीड करना है आपको. नोट्स में क्या क्या एरा लिखाया था? आर्कियोजोइक, पहले एजोइक, फिर आर्कियोजोइक, फिर प्रोटेरोजोइक, फिर पैलियोजोइक, फिर मीसोजोइक, फिर सीनोजोइक. ये सब एरा में कौन कौन से पीरियड हैं? तो आर्कियो एजोइक में कोई नहीं है, आर्कियो में भी नहीं है, प्रोटेरो में भी नहीं है. पैलियो में छह पीरियड्स बताए थे मैंने: कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस. ये पूरा टेबल आपको रटना नहीं है. टेबल जो मैंने लिखा है उतना याद कर लिया तो क्वेश्चंस आपके सारे बन जाएंगे. इतना थोड़ी ना पूछेगा आपसे. राइट. फाइनली हम आ जाते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन पे. ह्यूमन इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको. तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर करते हैं.
आपको ये वाला जो टेबल है ना वो मेरे नोट्स का पढ़ना है, जो मैंने नोट्स में दिया है, सीमेंस और प्रो सीमेंस दिया है ना वो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, नथिंग इंपॉर्टेंट। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन इवोल्यूशन जो है ना वो कैसे है। तो इट इज व्हाट बच्चों, तो सीक्वेंस यू हैव टू रिमेंबर, द सीक्वेंस इज व्हाट, सीक्वेंस इज ड्रायोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नेanderथल मैन और होमो सेपियंस। तो ड्रायोपिथेकस के इनके फीचर्स देख लो आप एक बार। ये एप लाइक होते हैं, ये मैन लाइक हैं, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन है, ये हैंडी मैन है, इनके हाथ बहुत बड़े थे, ये एप मैन है, ये एडवांस प्रीहिस्टोरिक मैन है, और ये मॉडर्न मैन है। कौन कहाँ से डिस्कवर हुआ था वो चीज याद रखना है, पीरियड आपको ये वाला पोर्शन पूरा काट देना है, ये नहीं याद रखना है। लेक विक्टोरिया मतलब आपको ड्रायोपिथेकस जो मिले हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं, अफ्रीका में मिले हैं, हरितल्या हरितलिंगा में मिले हैं, हिमाचल प्रदेश। ये याद नहीं रखना है, हाँ ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये हमको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रामापिथिकस कहाँ मिले हैं, शिवालिक हिल्स इन इंडिया और केन्या में मिले हैं। ऑस्ट्रलोपिथिकस कहाँ मिले हैं, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया एंड तंजानिया में मिले हैं। होमो हैबिलिस कहाँ मिले हैं, तंजानिया एंड अफ्रीका मिले हैं। होमो इरेक्टस जावा में मिले हैं। नियंडरथल मैन नियंडरथल वैली जर्मनी में मिले हैं। और होमो सेपियंस अफ्रीका में मिले हैं। स्केलेटल फीचर्स पहले दो के नहीं पता है क्योंकि इनके फॉसिल्स ही नहीं मिले थे हमें। ऑस्ट्रोलोपिथिकस के फॉसिल्स मिले थे जिन्होंने बताया कि ये 4 फीट से ज्यादा नहीं थे, इनके जॉज बड़े थे, प्रोग्नेथस थे इनके जॉज। प्रोग्नेथस जॉ का मतलब होता है आगे वाला जो है वो आगे आएगा, मतलब जॉ जो ऊपर वाला जो, सॉरी नीचे वाला जॉ जो है ना वो आगे आएगा, ऐसा है। हमारा नीचे वाला जॉ पीछे होता है। चिन एब्सेंट था, लंबा कर्वेचर प्रेजेंट था, मतलब झुक के चलते थे। लोअर जॉ टाइटली बिल्ट थे, डेंटेशन दांत आ गए थे मॉडर्न मैन की तरह, स्मॉलर मोलर्स थे। ये जो होमो इरेक्टस थे ये 5 फीट इन हाइट थे, प्रोग्नेथस थे, मैसिव जॉ था, यूज टीथ था, चिन एब्सेंट था, बोनी आई और ब्रोज आर प्रेजेंट, बोनी आईब्रो रिजेस आर प्रेजेंट। नियंडरथल मैन में हैवी बिल्ट शॉर्ट प्रोमिनेंट ड्रॉ रिजेस। ये सब जो अपने मर्जी से ठीक लगे वो ऐसा लिख देना आप लोग, आंसर आना चाहिए बस लिखने। पोस्चर सेमी इरेक्ट, इरेक्ट, अपराइट, इरेक्ट, 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 सब इरेक्ट है। क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो रामापिथिकस का 450 to 600 है, होमो हैबिलिस का 650 to 800 है, होमो इरेक्टस का 900 है, नियंडरथल का 1400 सीसी है, और हमारा जो है वो 1450 सीसी है। स्पेशल फीचर्स में क्या है, जो ड्रायोपिथिकस ड्रायोपिथिकस was more similar to chimpanzee and Ramapithecus was more similar to man. Homo, sorry, Australopithecus is what बच्चों? It is man with ape brain. Homo habilis is what? Probably did not eat meat, made tools from stones. Stone से टूल बनाया था इन्होंने। होमो इरेक्टस जो है वो मीट खा रहे थे, ओमनिवर्स थे। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक। यहाँ से आपको एक रीडिंग दे देता हूँ क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं आपको। The major evolutionary trends and transition from ape to man are considered further. Special characteristics have been acquired by man in the course of evolution. Major changes that took place in evolution of man include increase in size and complexity of brain and enhanced intelligence बढ़ा, cranial capacity बढ़ा, bipedal locomotion आया, opposable thumb आया, erect posture आया, shortening of forelimbs आया and lengthening of hind limbs आया। चिन डेवलप हुआ, ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विक गर्डल हुआ, डेवलपमेंट ऑफ लंबर कर्वेचर हुआ, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट आया। इनके पास आर्टिकुलेटेड स्पीच, आर्ट, डेवलपमेंट ऑफ टूल्स आया, मतलब बढ़िया से बोलने लग गए। क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड large size of frontal lobe helped in development of high forehead. Increase in intelligence necessitated physical development so that body and brain could be easily, effectively and productively. फ्रीडम ऑफ फोर लिम्स फ्रॉम लोकोमोटरी फंक्शन, मतलब फोर लिम्स फ्रीडम हो गए, मतलब फोर लिम्स अब बॉडी के साथ नहीं, पहले बॉडी के साथ चलते थे वो। ऑपोजिबल थंब लीड टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ हैंड,
पहले ना हैंड हम अपोज नहीं कर सकते थे, मतलब हम अपने थंब को पाम पे नहीं ला सकते थे। फॉर अभी अभी ला सकते हैं। तो फॉर होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स इफेक्टिवली एंड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स आए, बायपेडल लोकोमोशन आया, दो पैरों पे चलने लगे, अपराइट पोस्चर आया, coupled with stereoscopic vision helped man to move around safely on land. Evolutionary history of man was traced with the help of fossil remains found over a period of time. कह रहे हैं some of our ancestors and their evolutionary history is shown in the table. The above table clearly shows the gradual increase in cranial capacity, shape of skull, and dentation of ancestral humans still are dead. Our journey of still evolution still continues. मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिया। आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। आपको जो डाइजेस्ट दिया गया है उस डाइजेस्ट का एमसीक्यूज जितने हैं ना वो सारे सॉल्व किया करो, और वन लाइनर्स भी सारे पढ़ा करो। क्योंकि एमसीक्यूज एंड वन लाइनर अकेले आपको 10+8 18 मार्क्स दे देते हैं, जो बड़ा नंबर होता है, राइट। उसके बाद आपको 2 मार्क वाले क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। तो प्लानिंग से चलोगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। आप लोगों को कोई डाउट है तो यू मे आस्क। सुन रहे हो आप लोग? कोई डाउट है तो पूछो। हेलो, कोई डाउट है? जयताश्री, मदीहा, मानसी, जैद, रूही। संकष्टी, सुजल। होता है। मदीहा, कोई डाउट है? नहीं सकता। नो सर।